एक्वायर की हुई जमीनों की, लैंड की, किसानों की भी समस्या थी। तो कहीं ना कहीं उस फोरम से हमें ये ताकत मिली कि हम वो छोटे लोगों की बात, नीचे तबके की बात, ऊपर के करने में सहायक हुआ पार्षद बनना आपका। तो ऐसे ही कांग्रेस ने फिर विधानसभा चुनाव में प्रयोग किया था कि वहां से वैसे भी भाजपा का कोई बड़ा प्रत्याशी मिलेगा नहीं तो आपको ही दे दें टिकट, शायद जीत जाएं जैसे पार्षद का जीते थे। मेरा मानना यह है कि मैं पहले बार चुनाव लड़ा, उसमें से 3 वार्ड बने, दूसरी बार भी पार्षद बने, दूसरी बार भी पार्षद बना। तो ऐसा रहा कि एक कार्यक्षेत्र का दायरा थोड़ा बढ़ गया था, और कार्यक्षेत्र का दायरा बढ़ने के बाद एक पार्षद पद की जो योग्यता होती है, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शहर के बड़ी पॉलिसी कितनी भी बनी हो, चाहे वो रेरा जैसे 400 करोड़ का घोटाला उजागर करना हो, या नगर निगम में स्मार्ट सिटी से लेकर बीआरटीएस कॉरिडोर से लेकर बीएसयूपी के मकानों को लेकर या नर्मदा जल को लेकर, जितना संघर्ष मैंने किया, एक ब्रॉड परसेप्शन लोगों में बनना शुरू हो गया था। तो नीचे से भी आवाज आनी शुरू हो गई थी कि अगर गोविंदपुरा विधानसभा को हम फाइट करते हैं तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और वही देखिए आप, एक समय चलता आया कि कांग्रेस 30,000, 32,000, 30,000, 32,000 गोविंदपुरा पे चलती रही। मैं चुनाव लड़ा, अनफॉर्चुनेटली टिकट भी लेट हुआ, चुनाव हार गए, वो अलग बात है, लेकिन 86,000 लोगों ने विश्वास जताया उसी विधानसभा में, 86,000 वोट वहीं से उसी विधानसभा से लिए। तो कांग्रेस में भी एक परसेप्शन बना था, कांग्रेस में भी एक परसेप्शन बनना शुरू हो गया था। लेकिन जैसे कि कांग्रेस में खींचतान रहती है, वो खींचतान का भुगतान हमें भी भुगतना पड़ा। तो भाजपा में आ गए। अब वहां से तो ऐसी उम्मीद है कि भविष्य में भाजपा मौका देगी या नहीं देगी, क्या लगता है कि आने से पहले कुछ सोचा भी होगा? बिल्कुल, हर निर्णय सोच समझ के किए जाते हैं, क्योंकि उस दौरान में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के फेस पे चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, और इतना बड़ा चुनाव में मध्य प्रदेश में सरकार बनी, और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के चेहरे पर ही वोट मिला था, और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहनत पे वोट मिला था। तो निश्चित तौर पर हम जैसे नेतृत्व को पारखी नजरों से उन्होंने ही परखा था, और उन्होंने ही मदद की थी कि हम जैसा छोटा एक पार्षद लड़ने वाला व्यक्ति, एक छोटे से परिवार से 3,000 4,000 रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति नीचे से उठ के 2 बार पार्षद बन जाता है और विधानसभा एमएलए का टिकट ले लेता है। तो ये पारखी नजरें सिंधिया जी की थी। जिस प्रकार के परिदृश्य उस दौर में बने, जैसे नगरीय निकाय चुनाव होने थे नहीं हुए, पॉलिसियां जो बननी थी नहीं हुई, किसान कर्जा माफी का ढोल बजता रहा, ऊँट के मुंह में जीरा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन लोगों तक वो मैसेज नहीं जा रहा था। तो सरकार एक अनियंत्रित गाड़ी की तरह चलना जब शुरू हुई, तो चूंकि हमने अपना मन, वचन, कर्म, वाणी, धन, तन, मन सब कुछ लगा दिया था चुनाव, हम उन 15 महीनों में जो सोचा जाना चाहिए था कि एक व्यक्ति ने संघर्ष करके अगर किसी विधानसभा को इतना उठाया, मेरे जैसा नेतृत्व और भी हो सकते प्रदेश में, ऐसे उदाहरण बहुत सारे मिलेंगे। तो उन लोगों को जो योग्यता अनुसार काम कांग्रेस में मिलना चाहिए था, वो मिलना लगभग बंद हो गया। योग्यता अनुसार काम भी मिलना चाहिए था, और आपने संघर्ष किया, तो ऐसा दौर रहा क्या कि फिर देखा ही नहीं? जो सरकार में आए मुख्य धारा में कांग्रेस के बड़े लोग, उन्होंने फिर देखा नहीं। बिल्कुल, एक ऐसी परिस्थिति डेवलप हो गई थी कि हम जैसे लोगों की आवाज भी हम अपने नेतृत्व को नहीं सुना पा रहे थे। माननीय सिंधिया जी के पास जाके कहते थे तो कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति उनके साथ भी बनी हुई थी। तो ये परिस्थितियां जब बढ़ती गई, चलती गई, और एकदम से सरकार चली गई, क्योंकि न तो नियत थी, न नीति थी, और नेता ऐसे थे कि जो सबको पता। कमलनाथ के बारे में जैसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री काल में वो कहते थे कोई भी मिलने जाता था चलो चलो, क्या वास्तव में उस दौर से आप भी गुजरे हैं? देखिए, इस प्रदेश ने पांव वाले भैया जिनको पुकारा जाता है, शिवराज सिंह जी जैसा नेतृत्व देखा है, जो आम जनमानस से डायरेक्ट टच करते हैं। किसान की समस्या हो, गरीब की हो, मजदूर की हो, महिलाओं की हो, नौजवानों की हो, एक संबंध पारिवारिक मामा के रूप में डेवलप किया है। तो एक 10 साल ऐसे एक मुख्यमंत्री से इस मध्य प्रदेश की जनता या हमारे क्षेत्र की जनता ने देखा होगा। लेकिन एक ऐसे मुख्यमंत्री आए कि वो आम जनता तो छोड़ो, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, जो कर्णधार है, कहीं ना कहीं उनसे उनकी मुलाकात संभव नहीं हो पा रही, या उनकी बात उन तक नहीं पहुंच पा रही। सिंधिया जी गए तो लगा कि जो नेता हमारा है या जिसने हमें सपोर्ट किया, हमें भी जाना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक्ति बात नहीं। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने हमेशा, मुझे ही नहीं, हम जैसे कई ऐसे युवा नेतृत्व होगा जिनको आज भी सपोर्ट करते हैं और पहले भी सपोर्ट किया था, क्योंकि उनके पास एक विजन है।
और इनके पास सिर्फ टेलीविजन था। तो विजन और टेलीविजन में अंतर रहा। आप लोग जैसे कार्यकर्ता जो आए तो उन्हें कहीं कुछ अभी थोड़ा सा मन में कहीं कुछ लगता है कि नहीं हमें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, या वास्तव में भाजपा में आने के बाद आपको लगा कि अब थोड़ा ठीक है? नहीं, देखिए, भाजपा की रीति नीति सिद्धांतों के अनुसार अगर अपन देखें कि हमने पूरा आवरण जो ओढ़ा है वो भाजपा का ही ओढ़ा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, वो तो हमारा कारण है ही, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और माननीय सिंधिया जी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने लोगों का परिवार की तरह ख्याल रखते हैं, और आज भी हमारे साथ वही है। हमें कोई अपेक्षा नहीं, हमें कोई भी अभिलाषा नहीं। जमीन पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, और जो जमीन पे काम करके आया है, इतने साल इतने नीचे से राजनीति करके आया है, इतने नीचे से संघर्ष करके आया है, काम करने वालों के लिए हमेशा भाजपा में काम। बिल्कुल, युवाओं को मौका मिलेगा भाजपा में, ये तो दिख रहा है जिस तरीके से संगठन का विस्तार हो रहा है। तो युवा अध्यक्ष बीडी शर्मा के नेतृत्व को भी आपने देखा अभी, तो उनकी कार्यशैली कैसी लगती है? निश्चित तौर पर जहां जिस चीज की आवश्यकता है, जहां आक्रामकता की आवश्यकता है, जहां बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, जहां धैर्य की आवश्यकता है, ये सारे गुणों का सम्मिश्रण उनमें दिखाई देता है। देखने में आता है कि आज कई मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो, ग्राउंड पे वर्किंग हो, बूथ लेवल पे वर्किंग हो, ये तो हमने कांग्रेस में कभी देखा ही नहीं था। लेकिन हमारे लिए तो ये अप्रत्याशित सा अनुभव है। तो मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा सेटअप जो जमीन से नीचे बूथ से चालू होता है और पन्ना प्रभारी से चालू होता है और ऊपर प्रदेश अध्यक्ष तक जो पहुंचता है, वो पूरी चेन जो बनी हुई है, एक ऐसा, और कई अनुषंगिक संगठन है, उद्योग प्रकोष्ठ अलग है, व्यापारी प्रकोष्ठ अलग है, बहुत सारे प्रकोष्ठों में विभक्त किया हुआ है। तो मेरा यह मानना है कि हर कार्यकर्ता के सर्वांगीण विकास के लिए जो चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी में है। रूट लेवल से लेकर और शीर्ष नेतृत्व तक, जिस तरीके से मूल्यांकन की बात आपने कही, तो अब काम करने का समय है, यानी आप काम करके दिखाएंगे जो भी हो, चाहे वो आप आए हो, अब तो आप भाजपा के नेता हैं, तो भाजपा में जब आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर मूल्यांकन टीम बैठी हुई है, और आपको भरोसा है कि मूल्यांकन टीम सभी को एक नजर से देखेगी। बिल्कुल संभाव से देखने की बात है, क्योंकि ऐसे ऐसे कई कार्यकर्ताओं को अपन बड़े पोस्टों पे देख सकते हैं। क्योंकि परिपाटी कहाँ से चली है? मोदी जी से चली है। एक संघर्षशील युवक जो एक स्टेशन पे चाय बेचते बेचते इसी पार्टी में प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे ना, एक परिवार की कोई व्यवस्था तो नहीं बनी हुई है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता काम करेगा, जमीन पे काम करेगा, ये जो हमें समझ में आया, अभी तो हम सीखने के दौर में। यही तो सिंधिया जी ने कहा था कि जो रीति नीति को समझ ले वो ठीक है, और जो ना समझे वो एडजस्ट नहीं होगा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया था, तो भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। बिल्कुल, सिंधिया जी का शुरू से यही कहना रहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के हिसाब से ही आपको काम करना चाहिए। और जो इस विचारधारा के थे, इनसे मिलती जुलती विचारधारा के लिए वही लोग तो महाराज के साथ आए। आज मंत्रियों को देखिए आप, या चाहे उपचुनाव देख लीजिए, हमारे जितने ऐसा लगता है कि दूध में जैसे पानी मिल जाता है, इस तरीके से सब लोग भारतीय जनता पार्टी में घुल मिल गए। हाँ, चूंकि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग महाराज के समर्थक थे, सिंधिया जी के समर्थक थे, और सिंधिया जी में भरोसा रखते थे। विश्वास की बात है ये, क्योंकि अपने एक कैरियर को छोड़कर किसी के पीछे आ जाना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। लेकिन सब लोग जानते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कार्यशैली को भी, तो वो योग्यता को हमेशा सम्मान देते हैं। उन्होंने संघर्ष के समय, उनका जो संघर्ष था वो मध्य प्रदेश की सरकार लाने में सार्थक सिद्ध हुआ था, तब तो सरकार आई थी। तो एक संघर्षशील युवा नेता के पीछे आज हम लोग खड़े हुए हैं, और आज कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम किसी दूसरे परिवार में आए हैं। लगता है कि एक ही परिवार में है, और इसी विचारधारा को हमने अपने अंतर्मन में समाहित भी किया है। हाँ, थोड़ी समय लगेगा चीजों को समझने में, चीजों को देखने में, नजरिया बदलने में, तो वो समय तो अपना समय लेगा। कांग्रेस का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है 1 नवंबर से। उसमें उन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया रखे कार्यकर्ताओं के लिए कि कार्यकर्ता शराब नहीं पिएगा, कार्यकर्ता कुछ ऐसा नहीं करेगा जो थोड़ा सा भी गलत काम हो, या नंबर 2 का कोई काम नहीं करेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने उसमें शामिल की हैं, नॉर्म्स बनाए हैं। संपत्ति भी ज्यादा नहीं होगी। तो क्या लगता है कि इससे जुड़ाव ज्यादा होगा? ये होना चाहिए राजनीतिक पार्टियों में। मेरा सवाल ये है कि बदलाव ऊपर से शुरू होगा, क्या जमीनी स्तर पर शुरू करेंगे? अगर इन व्यवस्थाओं वाले लोग कांग्रेस में पहले से बैठे हुए तो उन्हें क्या बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? और कुल मिलाकर कार्यकर्ता का चयन आप कर रहे हैं कि कार्यकर्ता आपको चयनित करें?
लोगों को कांग्रेस अगर एक आंदोलन था 50-60 साल जो आंदोलन चला तो एक विचारधारा पे चला। आज बताइए कांग्रेस की कौन सी विचारधारा है? वो विचार शून्य हो गई। कन्हैया को लाके वो लेफ्ट चली जाती है, अगर शिव भक्त बन जाते तो दक्षिण पंथ की तरफ चले जाते हैं, अभी राइट विंग में चले जाते हैं। तो ये चारों दिशाओं में घूमती हुई कांग्रेस, मुझे लगता है इसका कोई भला होने वाला नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर पहले ऊपरी व्यवस्था सुधरे। कांग्रेस सोच रही है कि पहले जग सुधरेगा फिर हम सुधरेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पहले हम सुधरेंगे फिर जग सुधारने की बात करनी कांग्रेस को चाहिए। और मेरा यह मानना है कि इस वैचारिक परिवर्तन की क्रांति अगर कांग्रेस के अंदर नहीं आएगी तो मुझे लग रहा है कि वो नारा कांग्रेस मुक्त भारत का सार्थक होता दिखाई देगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पंडित गिरीश शर्मा, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और उन्होंने बताया कि पार्षद से शुरू किया राजनीतिक सफर उनके विधानसभा चुनाव में कितना लाभकारी हुआ, कैसे सहयोग मिला उन्हें, कैसे एक युवा को कैसे जनता सहयोग करती है यदि उसकी नीति सही हो और नियत सही हो राजनीति करने की। ऐसे में अब एक बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि जो सिंधिया के जो समर्थक हैं, यूथ जो समर्थक हैं, वो भाजपा की रीति नीति को समझ चुके हैं और अपना मन लगाकर काम कर रहे हैं और काम के बलबूते ही आगे बढ़ना चाहते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट गुलजार अहमद के साथ महेंद्र विश्वकर्मा, DNN न्यूज भोपाल।